नमस्कार साथियों, किसान एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और साथियों, आज हम लोग राज्य व्यवस्था की क्लास में सीखेंगे भाषा के आधार पर राज्यों का गठन और राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भाग 1 पर शुरुआत कर दी थी, जिसमें हमने सामान्य चर्चा की। भाग 1 पर यानी अनुच्छेदों की बात हुई थी। फिर छोटे राज्यों का मुद्दा हमने डिस्कस किया मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद राज्य स्वायत्तता का मुद्दा भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग एक विषय उठाएंगे, कुछ सामान्य बातें इसी करेंगे और इसके बाद इसका विश्लेषण करेंगे, पक्ष विपक्ष देखेंगे और फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए दोस्तों कि जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ उस समय बड़ी समस्याएं खड़ी हुई। आप जानते हैं कि जब ब्रिटिश हमारे यहाँ छोड़ करके गए सब कुछ आज़ाद करके हमको, तो कंडीशन बड़ी ख़राब हो गई। एक तरफ पाकिस्तान नया देश बन चुका था, भारत बन चुका था, और जो रियासतें थीं जिन पर ब्रिटिशों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था, वो भी एकाएक आज़ाद हो गए। और भारत में लगभग 600 रियासतें थीं। उनके पास चॉइस था कि या तो वो पाकिस्तान में भी मिल सकते हैं, वो भारत में मिल सकते हैं, और अगर वो चाहें तो वो किसी में भी ना मिले, वो अपना स्वतंत्र रह सकते हैं। ये भयावह स्थिति थी। तो आप जानते हैं फिर सारी चीज़ें कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बनाया गया, विलय पत्र तैयार किया गया, और हर तरीके से किसी को लालच दे करके, तो किसी को समझा बुझा करके, किसी को राष्ट्रवाद के नाम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, मेनन साहब हों, माउंटबेटन साहब हों, सबकी भूमिका थी। सब लोगों ने लगभग सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया। सब ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया कि हाँ, हम भारत के साथ रहेंगे। 3 स्टेट में समस्या खड़ी हो गई। 3 स्टेट में समस्या खड़ी हुई। कौन कौन से स्टेट थे? एक तो जूनागढ़ था, दूसरा जम्मू कश्मीर, और तीसरा हैदराबाद था। जिनमें से अगर आप बात करें जूनागढ़ की, तो फरवरी 1948 में जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया, क्योंकि वहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था, और वहाँ पे जो प्रजा थी वो अधिकांशतः हिंदू बाहुल्य थी। वहाँ का राजा जो था वो पाकिस्तान भाग गया, चला गया। तो वहाँ पर फरवरी में जनमत संग्रह करा करके जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद में आप जानते हैं कि हैदराबाद का जो नवाब था वो झुकने को तैयार ही नहीं था, और हैदराबाद का निज़ाम बहुत शक्तिशाली हुआ करता था। तो हैदराबाद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की गई नवंबर 1948 में। ऑपरेशन पोलो आपको याद होगा। ये सब चीज़ें हम कभी और डिस्कस करेंगे, अभी शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहाँ पर ही हुआ। जम्मू कश्मीर में राजा थे हरि सिंह, और हरि सिंह ने स्टिल स्टैंड पॉलिसी अपनाई। मतलब हम ना तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, ना ही हम भारत के साथ जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर भारत हमारे ऊपर अटैक करता है तो हम पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे, और पाकिस्तान अगर अटैक करता है हमारे ऊपर तो हम भारत के साथ जाएंगे। स्टिल स्टैंड पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी। लेकिन अंततः आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर भी 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। लेकिन फिर भी व्यवहारिक समस्याएं जम्मू कश्मीर को लेकर एक लंबे समय तक बनी रहीं, और अंततोगत्वा आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो इम्पोर्टेंट उसका जो आर्टिकल था, जो अलग से आर्टिकल था 370, उसके कुछ काजों को संशोधित करके उनको केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। खैर, ये सारी चीज़ें हुई। जब देश आज़ाद हुआ तो 1947 में एक आयोग बनाया गया जिसको कहते हैं दर आयोग। स्वतंत्रता पश्चात एक दर आयोग बना,
1947 में। और इस दर कमीशन का जो कार्य था वो कार्य ये था कि ये बताएं कि जो नए राज्य अब बनने हैं उनका आधार क्या होना चाहिए। यानी उनका कार्य ये था कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, इनका एक काम था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो दिया वो 1948 में दिया और इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना किया जाए। भाषा एक माध्यम हो सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि प्रशासन हो, वित्तीय मामले हों, भौगोलिक बिंदुओं को भी ध्यान में रखते हुए नए राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। यानी इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मनाही कर दी और इन्होंने 3 शब्द बोला कि प्रशासन को ध्यान में रख करके, वित्तीय मामलों को ध्यान में रखते हुए और भौगोलिक दृष्टि से भी ध्यान देना चाहिए, इनके आधार पर राज्यों का गठन हो। ये दर कमीशन का अनुशंसा थी उसकी, उन्होंने ये बात बताई थी। दर आयोग के बाद एक आयोग पुनः बना जिसको कहते हैं JVP आयोग। JVP आयोग बनाया गया दोस्तों 1948 में। इसमें 3 मेंबर थे, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 लोग इसमें मेंबर थे। 1948 में गठन किया गया और इनका जो कार्य था, दर आयोग ने जो अनुशंसा की थी उस अनुशंसा की जांच करने के लिए, यानी कि दर आयोग की रिपोर्ट जांच हेतु ये कमीशन बना। इस कमीशन ने भी माना कि जो दर आयोग ने कहा है वो सही बात है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। यानी कि इन्होंने भी भाषाई आधार पर मनाही की। यानी कुल मिलाकर के जो दर आयोग ने कहा था उसको बात को इन्होंने जस्टिफाई किया। ओके, कहानी यहाँ से बिगड़ी। आंध्र प्रदेश में एक क्रांतिकारी थे, वो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश एक नया स्टेट बनाने को लेकर के अनशन पर बैठ गए और उनका नाम था श्री रामल्लू। ये 1953 का मामला है। यानी कि 1953 में क्या हुआ कि श्री रामल्लू आंध्र प्रदेश मांग को लेकर अनशन पर बैठ गए। और आप जानते हैं कि ये आमरण अनशन इनका था। अनशन के दौरान ही इन्होंने भूख हड़ताल जो किया था उसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब जब रामल्लू साहब की मृत्यु हो गई, देश में बवाल मच गया। सरकार इससे दबाव में आ गई
और सरकार ने तुरंत क्या किया कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। यानी कि जो ये मांग थी, पहला भाषाई आधार पर बना राज्य, कब बना? 1953 में रामल्लू की मृत्यु के बाद। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये खड़ी हो गई कि गांधी जी हमारे देश में, आप जान ही रहे, जलवा कायम था, बहुत लोग उनसे प्रभावित थे, उनके साथी थे। जो रामल्लू ने किया, ऐसा करने वाले बहुत सारे लोग भारत में मिल सकते थे उस समय। और भारत में तो आप जान ही रहे हैं कि कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर पानी, कहावत है। इतनी भाषाएं हैं कि भाषाओं के आधार पर अगर राज्यों का गठन किया जाए तो टुकड़ों टुकड़ों में भारत बढ़ जाता। तो सरकार को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि और लोग भी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग ना करना शुरू कर दें। तो उसने फ़ौरन क्या किया, 1953 में एक कमीशन का गठन कर दिया, जिसका कहा जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग। यानी कि इसके बाद क्या हुआ, सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया 1953 में। अब इस आयोग में आप देखेंगे कौन कौन लोग शामिल थे। तो इसमें 3 लोग थे। एक थे फजल अली साहब, एक थे हृदयनाथ कुंजरू, और एक थे के.एम. पन्नीकर। ये 3 लोग थे और फजल अली साहब इस कमीशन के अध्यक्ष थे। बाकी 2 लोग मेंबर थे। 3 सदस्यीय कमीशन बना। इस कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया वो 1955 में दिया। यानी जो इन्होंने रिपोर्ट दिया वो 1955 में दिया। और इसी रिपोर्ट के आधार पर, मतलब ये बनाया गया था कमीशन इसीलिए कि अब आप बता दो कि अब तो करना ही है राज्यों का गठन, कैसे किया जाए जल्दी से बताओ। इन्होंने अपना किया सब रिसर्च और रिपोर्ट दे दिया 1955 में। और इसी के आधार पर बना राज्य पुनर्गठन अधिनियम। देखिए पीटी में फंस जाता है मामला। कब बना कमीशन? 53 में। रिपोर्ट कब आई? 55 में। एक्ट कब बना? तो आप कहेंगे 1956 में एक्ट बन गया। ठीक है। और इस एक्ट में पहले तो समझिए इनकी रिपोर्ट जो थी, इन्होंने भी यही अनुशंसा की कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। और जो ये रिपोर्ट थी उसी के आधार पर एक्ट बना। और आप देखेंगे कि 1956 में इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासितों राज्यों का, यानी कि 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित राज्य बनाए गए। इससे पहले राज्यों की श्रेणियां हुआ करती थी। 4 श्रेणियां थी राज्यों की, आ बा शा। जैसे ए श्रेणी में आप देखेंगे आसाम है, बिहार है, मुंबई है, मद्रास, पंजाब, ये सब ए श्रेणी के राज्य थे। बी में जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, ये सब बी श्रेणी के थे। सी श्रेणी में जैसे अजमेर, भोपाल, ये सब सी श्रेणी में थे। डी श्रेणी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था। तो ये सब 4 श्रेणियां बटी हुई थी राज्यों की,
इस श्रेणियों को हटा दिया गया, जो 4 प्रकार की श्रेणियाँ थी इनको हटा दिया गया और आप देखेंगे इस प्रकार से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बने। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये मेरा काम हो गया, टीचर का जो काम है वो मैंने किया। अब आपका काम ये है कि कब कौन कौन सा राज्य बना है अपने नोट में नोट करिए ढूंढ करके कि इन 14 में कौन कौन थे, और इसके बाद जो राज्य बनते गए जिस क्रम में उनका अध्ययन करके आप केवल लिस्ट बना लीजिए कि किस राज्य में कौन बना है, किस सन में कौन सा राज्य बना हुआ है। ठीक है, तो लिस्ट हम लगा भी दे रहे हैं, इस लिस्ट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे, विश्लेषण करेंगे और भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की चर्चा हम करने चलेंगे। मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो आप जानते हैं कि थोड़ा इसकी भूमिका पहले समझ लीजिए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, इसी का विश्लेषण है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ये चर्चा का बिंदु है हमारा। इसकी पहले हम लोग थोड़ा सा भूमिका समझेंगे। जो हम बोलेंगे भूमिका उसको नोट कर लिया करिए आप लोग। ये क्लास नोट्स आपकी ज़रूर बननी चाहिए। पीडीएफ जो रहेगी, पीडीएफ और हमारी क्लास नोट्स में ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। पीडीएफ में सब कुछ नहीं दे दिया जाता है। पीडीएफ एक प्रकार से फैक्चुअल होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस पीडीएफ को हम नहीं बनाया हो। कोई भी टीचर अपनी पीडीएफ नहीं बनाता, पता नहीं कहाँ कहाँ से बनता है सब। तो जो क्लास नोट होता है यही इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको नोट किया करिए, जैसे हम बनाते हैं, जैसे पढ़ाते हैं, वैसे आपको अपनी क्लास नोट तैयार करनी है, ध्यान रखिएगा। और सारा भला इसी से होगा। पीडीएफ में केवल जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, बची हुई चीज़ें होती हैं, उन्हीं को दी जाती है। तो आपको नोट्स बनाते रहना है। तो इसकी भूमिका देखेंगे और फिर इसका हम विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण वही हमारा होगा पक्ष और विपक्ष में। ठीक है, मूल्यांकन कर लेंगे। भूमिका देखिए, आज़ादी के बाद भाषाई सांस्कृतिक विविधता ज़्यादा होने के कारण हमारे देश में क्या है, भाषाई विविधता है, तमाम तरह की भाषा बोलने वाले लोग हैं। विविधता के कारण नए राज्यों की मांग आती रही है। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बनाया भी गया, जिससे इस मांग को और बल मिला, लोगों को और उत्साह मिला कि चलो भाषा के आधार पर जब आंध्रा बन गया है तो और भी बनने चाहिए। तो इसको बल मिला। 1956 में अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करने के लिए 14 राज्य बनाए भी गए और कहीं ना कहीं से थोड़ा सा भाषा को भी ध्यान में रखते हुए ये सब किया गया था। लेकिन फिर भी वर्तमान में देखिए, मिथिलांचल, सौराष्ट्र, विदर्भ जैसे राज्यों की भाषा के आधार पर मांग की जा रही है। ये भूमिका है। अब पक्ष में अगर देखें कि भाषा के आधार पर क्या राज्य बनना चाहिए, तो पहले हम इसका पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे, फिर नेगेटिव देखेंगे। पहला पॉइंट देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने से क्या होगा कि शिक्षा जागरूकता बढ़ेगी, क्योंकि पाठ्य विषय और ज्ञान के बीच अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। साथ ही भाषाई अल्पसंख्यक का शोषण भी नहीं होगा। जैसे देखिए, पहला पॉइंट इसमें यह है पॉजिटिव में, हम अपनी मातृभाषा में हमेशा सहज होते हैं। मान लिया हमारी जो भी भाषा हो, मातृभाषा, उस भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो जाए तो उससे क्या होगा कि शिक्षा का भी विकास हो सकता है। हम आसानी से पढ़ सकते हैं, यानी कि शिक्षा स्तर इससे बढ़ेगा। शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो जागरूकता बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ जाएगी। अक्सर आप देखते होंगे कि जैसे मान लिया हमारी जो भी भाषा है, हम उस भाषा में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कंपटीशन देना चाहते हैं, यूपीएससी देना चाहते हैं मान लिया, या यूपीपीएससी, जो कोई भी कमीशन है। अब चले कि जो हमारी भाषा है उसमें हमको मटेरियल ही नहीं मिल पाता, हम उस भाषा में लिख ही नहीं पा रहे हैं। हमको हिंदी में लिखना है या तो फिर जा कर के इंग्लिश में लिखना है, मीडियम नहीं चूज कर पा रहे हैं हम अपनी लैंग्वेज का, तो समस्या है। यानी कि भाषा और पाठ्यक्रम का जो गतिरोध है वो कम होगा।
यानी भाषा एवं पाठ्यक्रम में गतिरोध कम हो जाएगा। जैसे आप देखिए भोजपुरी को ले लीजिए, भोजपुरी हमारी मान लिया भाषा हो और हमको यूपीएससी का एग्जाम देना है तो हिंदी में लिखिए तो इंग्लिश में लिखिए, भोजपुरी में तो नहीं लिख पाएंगे ना आप। तो समस्या यहाँ पर है। तो जो ये गतिरोध है ये कम हो जाएगा और साथ ही साथ जब भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे तो जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं इनका शोषण नहीं होगा, शोषण नहीं होगा। ये पहला पॉइंट पॉजिटिव। दूसरा बिंदु जो इसका हमको लेना है, भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने से क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए भाषा केवल सांस्कृतिक विकास का ही आधार नहीं है बल्कि सामाजिक आर्थिक स्वार्थ की भी पूर्ति करता है। जैसे स्वाभाविक विचारों का आदान प्रदान होने से पंचायती व्यवस्था मजबूत होगी, संगठित जनमत का निर्माण हो सकता है, जो सिद्धांता लोकतंत्र को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। लोकतंत्र इससे क्या होगा, मजबूत होगा। यानी कहने का मतलब कि भाषा केवल हमारे कल्चर को ही नहीं बढ़ाती है बल्कि सामाजिक आर्थिक स्वार्थ की पूर्ति करती है। भाषा सामाजिक प्लस आर्थिक स्वार्थ की पूर्ति करता है। केवल सांस्कृतिक विकास ही नहीं करता है। जो विचार हैं बड़े आसानी से हो सकते हैं। जब हम अपनी भाषा में बात करते हैं तो जो विचार हैं, विचार आसानी से आदान प्रदान किए जा सकते हैं। भाषा विचारों का आसानी से आदान प्रदान होगा, जिससे क्या होगा, पंचायती राज व्यवस्था जो कि स्थानीय सुशासन है वो मजबूत हो सकती है। इससे पंचायती व्यवस्था मजबूत होगी और पंचायती व्यवस्था मजबूत होगी, संगठित जनमत का निर्माण होगा, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। ठीक है, हमारा लोकतंत्र क्या होगा, मजबूत होगा। एक ये बिंदु। इसके अलावा आप देखेंगे कि भाषाई आधार पर राज्य बनाने से संबंधित भाषा का उचित विकास हो सकता है। भाई जिस भाषा का राज्य होगा वो राज्य उस भाषा के विकास के लिए बहुत सारे कार्य करेगा, क्योंकि सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ होकर नीति बनाएगी उस भाषा को लेकर के। साथ ही प्रशासन से लोगों का लगाव बढ़ेगा, जिससे प्रशासनिक उत्तरदायित्व की भावना भी मजबूत होगी। यानी नंबर 3 पॉइंट इसका क्या है कि भाषाई आधार पर राज्य बनाने से संबंधित भाषा का उचित विकास होगा। यानी कि संबंधित भाषा का विकास होगा। राज्य इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर नीतियां बनाएंगे। ठीक है, नीतियां बनाएंगे। प्रशासन जनता के करीब आएगा। ठीक है, प्रशासन जनता के करीब आएगा, जिससे प्रशासनिक उत्तरदायित्व की भावना मजबूत होगी। ये इतने पॉइंट आपको पॉजिटिव लिखना है। नेगेटिव देखिए इसका। विपक्ष में तर्क। पहला बिंदु आप देखेंगे, भाषाई आधार पर राज्य बनाने से, वही पिछला क्लास का जोड़ दीजिए, भाषाई आधार पर राज्य बनाने से अनेक छोटे राज्यों का निर्माण होगा, जिससे सीमा विवाद, जल विवाद, नदी जल विवाद, परिवहन विवाद, ये सब चीज़ें क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। और ज़्यादा राज्य होने से केंद्र का नियंत्रण भी कमज़ोर हो जाएगा देश पर।
जिससे आर्थिक एकीकरण जो चल रहा है देश में वो क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा। पहला बिंदु ये। दूसरा बिंदु ये हो जाएगा कि भाषाई आधार पर राज्य बनाने से अनेक क्षेत्रों में भाषाई प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी, जिससे हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास नहीं हो पाएगा। साथ ही भाषावाद बढ़ने से अलगाववाद, उग्रवाद जैसी प्रवृत्तियां भी बढ़ सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब देखिए एक पॉइंट और लिख लीजिए कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन सिद्धांता तो ठीक है, लेकिन व्यवहार में संभव नहीं है, क्योंकि अधिकांश राज्यों में 2 या 2 से अधिक भाषा या भाषी लोग रहते हैं और उनको पृथक करना बहुत ही जटिल समस्या है। मूल्यांकन अगर हम इसका करें तो मूल्यांकन में लिख लीजिएगा कि हमारा देश विविधता वाला देश है, अतः भाषाई आधार पर राज्य का गठन होने से देश में बहुत अधिक राज्य बनाने पड़ेंगे, क्योंकि विविधता बहुत अधिक है, जो कि व्यवहार में संभव नहीं है। तथा जब बहुत अधिक राज्य होंगे तो देश की एकात्मक प्रवृत्ति भी समाप्त हो सकती है तथा केंद्र राज्य संबंधों में विक्षोभ उत्पन्न हो सकता है, जिससे देश की एकता, अखंडता एवं वैश्विक स्थिति कमजोर होगी। अतः भाषाई आधार पर सिर्फ राज्यों का गठन न करके भौगोलिक, आर्थिक, प्रशासनिक बिंदुओं को भी ध्यान में रख करके नए राज्य बनाने चाहिए। ये आपकी टॉपिक भाग 1 हमने समाप्त कर दिया मित्रों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। कोई दिक्कत है तो आप हमें तुरंत कांटेक्ट कीजिएगा, तुरंत कन्फ्यूजन करिएगा। इसका पेपर हल कर लीजिए, इस पर आंसर राइटिंग करिए, 4-5 क्वेश्चन लेकर के प्रैक्टिस कर लीजिए, हमको दिखा दीजिए, फिर कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो होगा वो हम पढ़ेंगे भाग 2 नागरिकता, और इसमें थोड़ा सा CAA का मुद्दा भी हम लोग उठाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।